अब जब मैं बोलूँगा, बैठ जाओ आप। जब मैं बोलूँगा ना तो मैं कैमरे की तरफ भी ध्यान रखूँगा और आपकी तरफ भी ध्यान रखूँगा, ताकि जो बच्चे नहीं आए आज उनको मैं इस कैमरे के माध्यम से, जो वो देखेंगे रिकॉर्डिंग स्क्रीन, तो उनको भी ठीक से दिखाई दें। आपने 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि अगर कैमरा फ्लिक होने लग जाए तो बता देना, और फ़ोन साइलेंट मोड पे है, अगर किसी कॉल खुला है तो भी मुझे बता देना, ठीक। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्लास 9th में प्रमोट, क्लास 10th में, अच्छा 9th में, क्लास 9th में प्रमोट होने के लिए अभी जो हम बातें करने वाले हैं यहाँ पे, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बोलता हूँ, अपने आप को कंफर्टेबल फील कर लो, मेंटली भी और फिज़िकली भी। आप जैसे स्टूल लेना चाहते हो तो स्टूल ले सकते हो, आगे जिसमें बैठना चाहते हो आप बैठ सकते हो, और जो भी मैं बोलूँगा उसको अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिएगा, ठीक। आज हम जनरली पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम नॉर्मल टॉक, जनरल टॉक करेंगे, सामान्य से बातें करेंगे। वो बातें करेंगे जिसमें एक क्लास 9th के स्टूडेंट जब आता है, क्लास 9th में एक स्टूडेंट आता है तो उसके कुछ डाउट्स होते हैं, उसके कुछ स्ट्रेस होता है, उसके कुछ थॉट्स होते हैं इस मामले को लेकर के, क्यूरियोसिटी होती है कि कैसा होगा क्लास 9th, क्योंकि ये क्लास 10th में जो बोर्ड होता है उस तक पहुंचने की पहली सीढ़ी यही है, क्लास 9th बेस बनाता है ये। तो उससे रिलेटेड हम ये सारी की सारी बातें इस सेशन में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू देना चाहता हूँ, और सिलेबस का ओवरव्यू आपको बताते समय आप ये समझिएगा कि मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो CBSE और UBSC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, दोनों को ध्यान में रख के बताऊँगा। तो ऐसा नहीं कि अगर कहीं पे कुछ आ गया तो आप बोलोगे सर ये हमारे बोर्ड में है नहीं, तो वो UBSC में होगा ऑब्वियसली। क्लास 9th में जो ओरिएंटेशन सेशन में स्टार्ट होगा, सबसे पहले वो होगा सिलेबस का ओवरव्यू। ये आ रहा है पूरा का पूरा ऊपर। तो आपकी क्लास 9th में 5 कंपलसरी सब्जेक्ट यानी कि परमानेंट सब्जेक्ट हैं और एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा। जो 5 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे पहले आता है हिंदी, फिर दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है SST सोशल स्टडीज़, फोर्थ है साइंस, फिफ्थ है मैथमेटिक्स, एंड जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं उसमें चॉइस लेनी पड़ती है एडिशनल सब्जेक्ट में कि कौन सा सब्जेक्ट आपने चुनना है। अब आपने चुनना है, इसका कहने का मतलब कि आपका स्कूल आपको कौन सी चॉइस देता है। गवर्नमेंट स्कूल तो खुद ही चुन के दे देता है कि आपका एडिशनल सब्जेक्ट ये है। CBSE में भी कई स्कूल्स आप स्टूडेंट को देते हैं चॉइस भरने के लिए, बट कई स्कूल ऐसे होते हैं जो अपने आप ही बोल देते हैं कि अब ये हमारी पूरी क्लास ये एडिशनल सब्जेक्ट को फॉलो करके चलेगी। 9th में भी और 10th में भी ऐसे होता है। इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ के नाम में लिख देता हूँ। जैसे एक होता है IT, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, अलग बुक होती है इसकी। अच्छा, एडिशनल सब्जेक्ट से मतलब क्या इससे मतलब है इसका बता देता हूँ मैं। जब क्लास 10th की हम बात करते हैं, क्योंकि क्लास 9th तो होम बोर्ड हो जाता है, यानी कि स्कूल वाले ही पेपर लेते हैं, क्लास 10th में ऊपर से बन के आता है पेपर। तो ये 5 तो आपके रिजल्ट में शो होंगे, जो आपको रिजल्ट लास्ट में मिलेगा ना, ये तो होंगे ही होंगे। उसके साथ जो आपने एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे चुना है उसके मार्क्स भी वहाँ पे शो किए जाएंगे, बट वो मार्क्स आपके ओवरऑल परसेंटेज में काउंट नहीं किए जाएंगे। बाकी शो तो किए जाते हैं ये, और अगर इसमें किसी कम आ गए ज़्यादा आ गए तो उससे ज़्यादा वो नहीं पड़ता, इम्पैक्ट नहीं पड़ता रिजल्ट के ऊपर। पहला हो गया हमारे पास IT, दूसरा हो गया हमारे पास ICT, इसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लगभग सेम ही है दोनों के दोनों।
तीसरा होता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा फिर होते हैं हमारे पास पेंटिंग, फिर है हमारे पास संस्कृत। तो ये है, और भी होते हैं एडिशनल सब्जेक्ट, म्यूज़िक होता है, और भी कई सारे जो आते हैं, बट कुछ के नाम मैंने लिख दिए हैं और यही ज़्यादातर चलते हैं उत्तराखंड में ख़ास तौर पे। तो इतने सब्जेक्ट तो आपने पढ़ने हैं, 5 ये कंपलसरी और एक इनमें से कोई एक जो आपका स्कूल प्रोवाइड करवाएगा। अब इनमें भी डिटेल्स में चलते हैं, जैसे हिंदी है हमारे पास। हिंदी भाषा, हिंदी में आपके पास क्लास 9th में 2 कोर्स हैं, कोर्स A और कोर्स B। दोनों में से आपको चुनना होता है एक कोर्स। आपको चुनने का मतलब ये है, आपका स्कूल आपको बताता है कि आपकी ये बुक है। अब कोर्स A में क्या क्या है, कोर्स B में क्या है, वो डिटेल से समझते हैं। कोर्स A में 2 बुक हैं, कोर्स B में भी 2 बुक हैं। जो कोर्स A की बुक है वो पहली है, वो है क्षितिज। क्षितिज में कोर्स A में टोटल 13 चैप्टर हैं। क्षितिज बुक में टोटल 13 चैप्टर हैं और क्षितिज भी अपने आप में 2 कैटेगरी में बटा हुआ है, 2 खंड में, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला आता है हमारे पास गद्य खंड, इसके 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक इसमें चैप्टर हैं। और इसके बाद आता है काव्य खंड, ये हमारे पास 7 से लेके 13 तक आता है। तो टोटल 13 चैप्टर क्षितिज में है, मतलब ये बटे हुए हैं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप देखना इसका पैटर्न चेंज होगा। पहली बुक तो क्षितिज, और क्षितिज में टोटल 13 चैप्टर, एक ही बुक होगी और एक ही बुक के 2 पार्ट होंगे, सेपरेट होंगे। गद्य खंड मतलब ये स्टोरी टाइप का समझ सकते हो, इसमें स्टोरी पढ़ने को मिलेगी आपको। और काव्य खंड यानी कि इसमें पोइट्री पढ़ने को मिलेगी आपको। दूसरी बुक है इसी में ही कृतिका। कृतिका में सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर हैं और इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री रीडर बुक। मतलब एक प्रकार से ये प्रोज है, मतलब इसमें टोटल गद्य खंड, गद्य ही गद्य है, 3 चैप्टर हैं टोटल। इन 2 बुक के अलावा कोर्स A में आपको अलग से व्याकरण भी पढ़नी पड़ती है। और जो ये व्याकरण है हिंदी की, वो कोई प्रोफेशनल व्याकरण ना होकर के सिर्फ व्यवहारिक व्याकरण है, मतलब प्रैक्टिकल ग्रामर है। इसके अलावा और भी है, जब एग्जाम पैटर्न में हम जाएंगे इसमें तो वो अलग से रहेगा। बट बुक में हमारे पास 2 मेजर बुक हैं और व्याकरण अलग से है कोर्स A में। अब कोर्स B की बात करते हैं। अच्छा, कोर्स A में टोटल दोनों बुक में कितने चैप्टर माने जाएंगे? 13 और 3 16। कोर्स B की बात करते हैं। कोर्स B में भी 2 बुक हैं। पहली बुक है स्पर्श। स्पर्श भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है हमारे पास गद्य खंड। गद्य खंड में हमारे पास 1 से लेके 5 तक चैप्टर हैं और काव्य खंड में 6 से लेके 10 तक चैप्टर है। मतलब टोटल इसमें है 10 चैप्टर, 1 से लेके 5 तक गद्य खंड और काव्य खंड 6 से लेके 10 तक। दूसरी बुक आती है हमारे पास यहाँ पे संचयन। संचयन में भी बहुत कम चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं टोटल। और कोर्स B में इन 2 के अलावा आपको और क्या पढ़ना है? अगेन व्याकरण। और कैसी व्याकरण? व्यवहारिक व्याकरण। देखो यहाँ पे बुक भले ही अलग हैं, यहाँ पे भी अलग है, इससे कोर्स A और B में दोनों में बुक अलग हैं। व्याकरण दोनों में सेम है, जबकि व्याकरण इतनी भी सेम नहीं। इसकी व्याकरण थोड़ी सी अलग होगी और इसकी व्याकरण थोड़ी सी अलग होगी, पढ़ने में भी और इसके एग्जाम पैटर्न में भी। तो 10 और 4 14 चैप्टर कोर्स B में। आपको कौन सी चुननी है? अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो तो आपको चॉइस मिलेगी या स्कूल चॉइस रखता है। बट अगर आप उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि गवर्नमेंट उत्तराखंड में किसी गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल्ड हो तो उसमें आपको सिर्फ कोर्स A ही मिलेगा। और मैं भी उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से पढ़ते आया हूँ, तो मुझे भी कोर्स A ही मिला, बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है हमें।
तो ये तो था हिंदी का। अब ऐसे ही चलते हैं हम इंग्लिश का। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इंग्लिश में आपके पास दो बुक हैं। पहली बुक है बी हाइव। इसमें आपके पास 9 चैप्टर हैं टोटल, और इस बुक में आपके पास प्रोज एंड पोइट्री दोनों हैं। प्रोज का मतलब ये है, जैसे हिंदी में था ना गद्य खंड यानी कि स्टोरी, और फिर काव्य खंड यानी कि पोइट्री, ऐसे ही इसमें है। प्रोज मतलब रिटन या स्पोकन लैंग्वेज, मतलब नॉर्मली जो लिखी और बोली जा सकती है, इतनी इजी लैंग्वेज में ये प्रोज दिया गया है। और फिर इसी के एक चैप्टर में पोइट्री भी शामिल है इसमें। मतलब दो अलग अलग डिवाइड करके पार्ट नहीं दे रखे, आपको चैप्टर के बाद पोइट्री दे रखी है। फिर दूसरी बुक है आपके पास मूवमेंट्स। मूवमेंट्स में भी 9 चैप्टर हैं, और इन चैप्टर्स इस बुक में सिर्फ और सिर्फ प्रोज है, यानी कि सिर्फ स्टोरी है। बुक का नाम ध्यान देना, यहाँ पे मूवमेंट नहीं मूवमेंट्स हैं। तो इसमें भी 9 चैप्टर, इसमें भी 9 चैप्टर। टोटल इंग्लिश में आपके पास कितने चैप्टर जाएंगे? 18 चैप्टर जाएंगे। और हिंदी में कितने हो गए थे? एक में 16 हो गए थे, एक में 14 हो गए थे। तो या तो 16 वाला कोर्स ए या तो 14 वाला कोर्स बी, दोनों में से कोई सही। और इंग्लिश का सिर्फ इतना ही है, और इंग्लिश में सिर्फ इतना ईजी है। ठीक, इसके बाद आपके पास आता है सोशल साइंस। अच्छा, सोशल साइंस बोलूं या सोशल स्टडीज़ बोलूं, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ भी होगी? देखो, अगर मैं बोलता हूं सोशल साइंस, तो सोशल साइंस जनरली एक बड़ा टर्म है। और अगर मैं बोलता हूं सोशल स्टडीज़, तो सोशल स्टडीज़ छोटा टर्म है। सोशल स्टडीज़ जो है ये एकेडमिक पढ़ाई के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि क्लास 10th या क्लास 12th में जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उनके लिए। बट सोशल साइंस एक ब्रॉडर टर्म है जो कि हायर एजुकेशन को डील करता है, हायर एजुकेशन पे एम करता है। अब हायर एजुकेशन मतलब जैसे कि बीए हो गया और एमए हो गया, इनमें ह्यूमैनिटीज़ हो गया, सोशल साइंस में सब इंक्लूड हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस हो जाता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सभी। तो हम सोशल स्टडीज़ ही बोलेंगे इसको। तो सोशल स्टडीज़ में हमारे पास टोटल 4 बुक हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग। जिसमें से पहली बुक होगी हमारी हिस्ट्री, और आपकी जो हिस्ट्री बुक का नाम है वो डायरेक्ट हिस्ट्री नहीं है, उस बुक का नाम है इंडिया एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 1। ये है आपका हिस्ट्री की बुक का नाम। इसमें है आपके पास 5 चैप्टर। बहुत ही शानदार तरीके से एनसीईआरटी ने क्राफ्ट कर रखे हैं ये 5 क्वेश्चन। सेकंड बुक है आपके पास ज्योग्राफी, और इस बुक का नाम है कंटेम्पररी इंडिया पार्ट 1। इसमें आपके पास चैप्टर हैं 6। फिर है हमारे पास थर्ड बुक पॉलिटिकल साइंस, देखो पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स क्लास 8th तक, अभी आप क्लास 8th पार करके आए, तो एसएसटी में आपका 3 बुक होती थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। आप सिविक्स बोलते थे या पॉलिटिकल साइंस बोलते थे? सिविक्स बोलते थे। बट एनसीएफ 2005 ने ये बोला कि हम इसको सिविक्स ना बोल करके हम इसको पॉलिटिकल साइंस बोलेंगे। सिविक्स एक कॉलोनियल पीरियड का वर्ड है,
और पॉलिटिकल साइंस मॉडर्न ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में शामिल है ये। तो अब से जब एनसीएफ 2005 आया उसके बाद से पॉलिटिकल साइंस ही बोला गया। आपको याद है आपकी क्लास 8th की जो सिविक की बुक है यानी कि पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसका नाम क्या था? जैसे इनका नाम है साइंस की, सिविक्स की, पॉलिटिकल साइंस की नहीं है याद? उसका था सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड ना। तो वहाँ पे पॉलिटिकल शब्द आ रखा है, वहाँ पे सिविक्स शब्द आपको मिलेगा नहीं ज़्यादा। सिविक्स जनरली पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट माना जाता है। तो ब्रॉडर सेंस में अगर देखा जाए तो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और सिविक्स उसका एक पार्ट होता है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट उसका आर्टिकल माना जाएगा, उसका एक पार्ट माना जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस की आपका जो बुक है वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1। इसमें आपके पास 5 चैप्टर हैं। फिर हमारे पास 4th बुक आ जाती है इकोनॉमिक्स, और इस बुक का नाम भी इकोनॉमिक्स ही है। और इसमें आपके पास 4 चैप्टर हैं। ये तो था सीबीएसई के लिए। हिस्ट्री में इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 5 चैप्टर, और ज्योग्राफी के ये, पॉलिटिकल साइंस के ये, और इकोनॉमिक्स के ये। अब जो उत्तराखंड बोर्ड के लिए होगा, जो भी देखेगा, तो उसके लिए 5वां मतलब एक प्रकार से बुक तो कोई पब्लिश नहीं की गई उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, बट सिलेबस डिफाइन है। आप अगर उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट में जाके देखो तो वहाँ पे उन्होंने सिलेबस दे रखा है, और PYQ लगा दोगे तो उससे 8 नंबर का पेपर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट से। मतलब 5वां जो सेगमेंट बनता है SST की तरफ से वो डिजास्टर मैनेजमेंट बनता है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो ये है ये सिर्फ और सिर्फ UBSC के लिए है, और इसमें आपका SST में जो क्लास 9th का और क्लास 10th का पेपर बनता है वो 8 मार्क्स का बनता है। और 8 मार्क्स का कैसे बनेगा, ध्यान देना है यहाँ पे। अगर आप CBSE के, आप तो CBSE के ना, तो 4 बुक हैं आपके पास, और हर बुक से 20 नंबर का पेपर बनेगा क्लास 9th में भी और 10th में भी। अगर आप UBSC यानी कि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से हो तो आपके पास 5 बुक होंगी 9th में भी और 10th में भी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इनसे 1-1, 2-2 नंबर काट करके इनके 8 नंबर बनाए जाते हैं। हिस्ट्री से 2 नंबर कट जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस से 2 नंबर कट जाएंगे, इकोनॉमिक्स से 4 नंबर कट जाएंगे, तो 2-2, 4 और 4 8, तो 8 नंबर इसके पूछे जाएंगे। और ऐसे 10th में भी होता है, मतलब नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बट वो देख लेना, उसका सिलेबस वही रहता है, पैटर्न वही रहेगा उसका। तो ये तो था हमारे पास SST का। SST में आपका टोटल कितने चैप्टर हो जाते हैं? 5, 11, 16 और 4 20 चैप्टर आपको SST में पढ़ने हैं। इजी है ये चैप्टर, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, स्टार्टिंग से पढ़ लोगे तो इजी लगेंगे। ऐसा अगर लास्ट मोमेंट पे पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। अब चलते हैं हम साइंस की तरफ। देखो, साइंस क्लास 9th और 10th की देखी जाए, या अगर आप अभी क्लास 8th पास करके आए हो तो क्लास 8th और 9th की बात की जाए तो क्लास 8th में साइंस बहुत ही हल्की दे रखी है, और क्लास 9th में भी है तो हल्की, बट उसका ना स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक हो जाता है। मतलब क्लास 8th में भी आपको फोर्स पढ़ाया गया है ना, क्लास 9th में भी आपको फोर्स पढ़ाया जाएगा, बट इस बार उसकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी, उसकी थ्योरम अलग हो जाएगी, उसकी लॉज अलग हो जाएंगे। मतलब आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। और क्लास 10th में टोटली अलग है। साइंस में अगर हम फिजिक्स की बात करें,
फिजिक्स में आपके पास 5 चैप्टर हैं अभी तक के लिए, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2026, क्योंकि अभी एनसीईआरटी का ड्राफ्ट आया है, क्या पता वो चैप्टर बढ़ा दें या घटा दें। फिजिक्स में 5 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर, बायोलॉजी में 2 चैप्टर और 1 चैप्टर अलग से है फूड इम्प्रूवमेंट करके, कुछ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो टोटल कितने हो गए? 5 4 9 2 11 1 12 चैप्टर हो गए आपके साइंस में। बस इतने ही है। अब मैथमेटिक्स में चलते हैं हम। मैथमेटिक्स को हम चैप्टर वाइज ना देखते हुए हम यूनिट वाइज देखते हैं। और आपके क्लास 9th में मैथमेटिक्स की 6 यूनिट है टोटल। यूनिट फर्स्ट का नाम है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में जो चैप्टर हैं आपके पास वो है 1, यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो नंबर सिस्टम यूनिट से डील करता है। इसके बाद जो यूनिट सेकंड है वो है अलजेब्रा, और इसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 है। यूनिट थर्ड है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर है और वो है चैप्टर नंबर 3, और ये नाश्ते में निपटने वाला चैप्टर है, बहुत इजी है मतलब। फिर यूनिट 4 है आपके पास जियोमेट्री, और यही थोड़ा भारी भरकम लगता है क्लास 9th में बच्चों को। चैप्टर 5 6 7 8 और 9, कितने चैप्टर हो गए? चैप्टर 5 से 9 तक 5 6 7 8 9 5 चैप्टर। 5वां चैप्टर है यूक्लिड वाला, 6ठा चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, 7वां ट्राइंगल, 8वां क्वाड्रेटल, 9वां सर्कल। 9th वाला कौन सा सर्कल होगा शायद। सो ज्योमेट्री में 5 चैप्टर हैं आपके पास। अब फिर आते हैं हमारे पास मेंसुरेशन यूनिट। मेंसुरेशन में चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। लास्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। तो मैथमेटिक्स में टोटल कितने चैप्टर हैं? 12। साइंस में भी 12 चैप्टर हैं और मैथमेटिक्स में भी 12 चैप्टर हैं। मैथमेटिक्स को यूनिट वाइज पढ़ने का ये माना जाता है सही तरीका, क्योंकि यूनिट के नंबर एग्जैक्ट है, फिक्स्ड हैं। उसके अंदर जो चैप्टर हैं उनके जो मार्क्स वेटेज है वो थोड़ी सी कम और ज़्यादा हो सकती हैं। मतलब कैसे? इसके ऊपर भी जब मैं पढ़ाऊँगा इसको सब्जेक्ट को सेपरेटली, तब भी बताऊँगा इसको अच्छी तरीके से। उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, PYQ कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, किस चैप्टर से कितना लगभग बनता है। बट यूनिट और चैप्टर को दोनों तरीके से, मतलब यूनिट के हिसाब से पढ़ने में क्या बेनिफिट है वो समझना। मान लीजिए यूनिट 2 को ले लेते हैं। यूनिट 2 अलजेब्रा है, इसमें 2 चैप्टर हैं। अब कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं CBSE ने फिक्स कर रखा है कि यूनिट 2 से जो है 10 नंबर का पूछा जाएगा। ये सही नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। और इस पिछले साल चैप्टर 2 से आ गया करीबन 5 नंबर का पेपर और 5 नंबर का चैप्टर 4 से आया, तो टोटल 10 नंबर का यूनिट 2 से बना। बट ये भी तो हो सकता है कि इस साल चैप्टर 2 से 4 नंबर का आ जाए और चैप्टर 4 से 6 नंबर का जाए, तो 10 नंबर तो यूनिट 2 के ही बन रहे हैं, बट चैप्टर की वेटेज ऊपर नीचे हो गई। ठीक, तो ये तो था हमारे पास सिलेबस का ओवरव्यू। अभी तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही हो गई एक साथ। देखो, जब तक आपको ये पता ना हो ना कि जाना कहाँ है और कैसे जाना है, तब तक उस रास्ते में चलने का फ़ायदा ही क्या। पाँव थकेंगे आपके, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए सिलेबस को अच्छी तरीके से जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आपको तो ये सब रिसर्च
देखने में ही थोड़े हेक्टिक लग रही होगी कि भाई इतना सब कुछ पढ़ना है, ये क्या क्या डिवाइडेड है वगैरह, बट ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। चाहे आज पढ़ो, चाहे कल पढ़ो, चाहे पेपर से एक दिन पहले पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसलिए पता तो होना चाहिए एटलीस्ट हमें पढ़ना क्या है। ठीक, तो ये सिलेबस का हमारे पास ओवरव्यू है। अब थोड़ा हम जनरल टॉक कर लेते हैं एट ईज में। लिखा पढ़ी तो बहुत हो गई यहाँ पे कि आपको ना ये सब कैसे कंप्लीट करोगे, आप कैसे इसको टैकल करोगे, कैसे कवर अप करोगे। देखो, हम ही कराएंगे, मतलब या तो आप ट्यूशन में जहाँ पढ़ो या जो भी जहाँ पढ़ता है, और स्कूल में भी। वैसे ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम पे स्कूल, इंटरनेट और बुक भी इतनी ख़ास तौर पर हो चुकी थी कि ख़ास तौर पे हो चुकी है कि ट्यूशन की इतनी ज़रूरत है नहीं। बट वो एक ट्रेंड चलता है ना कि हर कोई ट्यूशन भेजता है अपने बच्चों को। मेरे भतीजे भी आते हैं, वो क्लास 1 UKG में है, एक क्लास 2nd में, उनका ट्यूशन लगता है डेली का 1 घंटा या 1.5 घंटे का। तो वो एक मेंटलिटी सेटअप हो चुकी है कि वो ट्यूशन भेजना है। बट आज के टाइम पे जो बुक हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यूट्यूब में फ्री एजुकेशन मिल रही है, वीडियोज़ हैं, उसके हिसाब से ट्यूशन लगाने की ज़रूरत है नहीं। बट फिर भी अगर कोई जागरूकता के साथ पढ़ रहा है ट्यूशन, तो अच्छी तरीके से पढ़ो। कुछ बातें हैं मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ उनको नोट करके, ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखेगी। अभी तक मैंने आपको जो सिलेबस का ओवरव्यू दिया, उससे आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो सबसे पहले जनरल टॉक में मैं आपको ये बताता हूँ कि वो ये जो आपका क्लास 9th है, ये आपकी पहली स्टडी बनाएगा बोर्ड के लिए। और अगर आप क्लास 9th में एक्टिव रहें और हर क्लास में रेगुलर आते रहें, इंटरेक्टिव सेशन, मतलब बातचीत करते रहे। सेशन इंटरेक्टिव कैसे होता है? जब टीचर कुछ बोले, स्टूडेंट कुछ पूछे, फिर टीचर उसका जवाब दे, ऐसा सेशन क्रिएट करने में सफल रहे, तो यही क्लास 9th आपका बेस बनाएगा 10th का। और आपको ना अगर अच्छा स्कोर, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो आपको अभी से अपने टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट में मतलब ये है, आपको अपना स्टडी रूटीन बनाना होगा। स्टडी रूटीन जो है डेली का भी होगा और वीकली भी होगा। मतलब आपको सेट करना है स्टडी रूटीन में कि आपने आज क्या पढ़ना है। जो मैंने पढ़ाया, जो और कोई टीचर पढ़ाएंगे, जो स्कूल वाले टीचर पढ़ाएंगे, उससे हटके या उसी को रिवीजन में जो कि हमने काम ना दिया हो, ना स्कूल वाले ने कोई काम दिया हो, मतलब आप अपने आप से इनिशिएट करके कुछ पढ़ोगे। आपको ना हर सब्जेक्ट को आने वाले पूरे के पूरे 365 डेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, आपने हर सब्जेक्ट के टाइम अलॉट करना है। हर सब्जेक्ट को टाइम देने से मतलब ये होगा कि आपको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है या आपको साइंस अच्छी लगती है और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आपको ख़राब लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है अच्छे तरीके से और उसको टाइम अलॉट करना होगा और स्टार्टिंग से ही करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको हिस्ट्री पसंद नहीं है या किसी को हिस्ट्री पसंद नहीं है तो हिस्ट्री उसके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी। ये तो हायर स्टडीज़ में होता है, BA, BSc, MA वगैरह चॉइस फिलिंग होती है, आप किस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हो। और अगर वो सब्जेक्ट ले भी लिया तब भी बहुत पढ़ना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, अगर आप स्टडी रूटीन डेली का बनाओगे, वीकली का बनाओगे, टाइम अलोकेशन करके पढ़ोगे, तो ऐसे में आपकी कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाएगी। जब एक बार कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है तो एग्ज़ाम हो या लाइफ का एग्ज़ाम हो, उसमें आप सक्सेस पा ही लोगे। आपको मतलब सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी तो हम बताएंगे धीरे धीरे करके। हर सब्जेक्ट को पढ़ने की सही स्ट्रैटेजी होती है, सही अप्रोच होती है। जैसे मैथ्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स जो है
प्रैक्टिस से ज़्यादातर काम में आती है। साइंस में प्रैक्टिस का रोल तो है, बट साइंस में कॉन्सेप्ट भी होते हैं, साइंस में समझना भी होता है, उनको बार बार लर्न करना होता है और लिखना भी होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन करनी होती है स्टूडेंट को। आपको हेल्थ और रूटीन का ध्यान देना होता है, प्रॉपर स्लीप लेनी होती है। ऐसे नहीं कि आप रात भर बाबू सोना कर रहे हो, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। है तो नहीं कोई एक गर्लफ्रेंड आपकी? वैसे भी हो तो आप इतना हैंडसम। ठीक है। आपको एक्सरसाइज करनी होती है, आपको बैलेंस डाइट करनी होती है। ऐसे नहीं कि खा पी के मस्त सो गए या टीवी देखते देखते या मोबाइल देखते देखते खा रहे हो और आधा एक घंटा खाने में लगा दिया, पता नहीं चल रहा 6 रोटी खाई या 4 रोटी खाई। कॉन्सेप्ट को आप समझना है, आपने रट्टा नहीं मारना। अगर स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान रखोगे तो ही ईजिली आपका परसेंटेज अप होती जाएगी। ऐसा नहीं कि लास्ट मिनट में आपने हर चीज़ कर ली, लास्ट मिनट का मतलब जब एग्ज़ाम सर पे हों और तब आप हर चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हो। ब्रेन एकदम से इतनी सारी चीज़ें कैच नहीं कर पाएगा, ना मेरा ब्रेन कर पाएगा, ना आपका, ना किसी का। बहुत ही रेयर केस में किसी ह्यूमन का कर पाएगा। बट अगर अपने ब्रेन को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देना चाहते, शरीर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देना चाहते, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते चलना। हर दिन का मतलब ये होगा, ऐसा नहीं कि हर दिन का मतलब 7 दिन होता है। हर दिन का मतलब 1 या 2 दिन छुट्टी भी हो जाती है। जैसे आप कर रहे हो प्रैक्टिस, एक आध दिन टाइम नहीं मिल पाया, कुछ काम पड़ गया फैमिली का, कुछ काम पड़ गया अपने कुछ दायित्व का, तो वो करने में आपका समय व्यर्थ हो गया और आप वो काम नहीं कर पाए, तो कोई नहीं, उसको अगले दिन के लिए छोड़ देना, अगले दिन कर लेना वही काम। आपको ना जब हम पढ़ाएंगे, मैं बार बार हम ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इसका शायद योगेंद्र सर पढ़ाएं। आपका हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद, चैप्टर पढ़ाने के बाद, टॉपिक या कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। जैसे कि मैं पहले ब्रावो 1 बैच में भी लेता था आपके, उसमें आपको डाउट्स पूछना है। डाउट पूछना ना, देखो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के तो बहुत बढ़िया होता है। अगर आप डाउट पूछोगे तो इसको निकल जाने दो पहले। अगर आप डाउट पूछोगे तो सबसे पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, आपने इतनी भरी क्लास में अपना डाउट सामने रखा, और अपना डाउट सामने रखने पर जो टोन निकलती है, जो साउंड निकलती है, और उसके बाद जो आंसर आता है, अगर आपका डाउट सही रहा, जैसे कि कई बार स्टूडेंट के डाउट कितने अच्छे होते हैं तो मैं उनको प्रेज़ करता हूँ, भाई बहुत बढ़िया डाउट है आपका, तो उसमें स्टूडेंट का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। दूसरी बात ये पता चलती है कि स्टूडेंट क्लास में एक्टिव है, कि भाई इसको ये डाउट आया, इसका मतलब ये कुछ इसने सुना हमारी बातें, उसको इतना डेप्थ में सुना कि उसके मन में एक क्वेश्चन आए कि अगर ये है तो ये कैसे। तीसरा, आप ना क्लास जब आप डाउट पूछने लग जाते हो तो इसका मतलब आप क्लास में एक्टिव हो, और जो क्लास में एक्टिव है उसको सारे के सारे कॉन्सेप्ट डे बाय डे धीरे धीरे करके अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाते हैं। रिवीजन आपका बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि विदाउट रिवीजन कुछ भी हो पाएगा। देखो, बिना रिवीजन के तो ना मैं सीख पाया ना कोई और सीख पाएगा। रिवीजन तो करना पड़ेगा ही, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और डेली का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। डेली का रिवीजन मतलब मैंने यहाँ पढ़ाया और आप घर में जाके उसको एटलीस्ट 20 मिनट्स उसको देख लो, उसको लिख लो, उसको राइट करके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो अपने आप ही। अब ये मैं नहीं बोलूँगा आपको कि आप घर पे जाके इसको दोबारा प्रैक्टिस करो, वो आपको ही करना है अगर आपको अच्छे मार्क्स और अच्छा नॉलेज चाहिए तो। एक सेइंग है यहाँ पे, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते जाओ तो जो बुद्धू से बुद्धू इंसान भी है वो भी काफ़ी अच्छा दिमागदार हो जाएगा। जो रस्सी होती है ना सिल की, अगर उसको रगड़ते जाएं पत्थर पे तो उस जगह पे भी, पत्थर पे भी निशान पड़ जाएगा, एक छोटी रस्सी से। सिंपल। आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। क्लास 8th का अलग था
क्लास 8th में साइंस बहुत इजी थी, उसमें पता नहीं चलेगा कि मतलब आप 2-4 दिन में ही निपटा दोगे साइंस, इतनी इजी मेरे हिसाब से लगती है कि वो है ही एनसीईआरटी ने बहुत हल्की बना रखी है। क्लास 9th में साइंस इतनी ईजी नहीं है। क्लास 9th में आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से लर्न करना पड़ेगा, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो साइंस की जब मैं साइंस पढ़ाऊँगा तब भी बताऊँगा ये वाली बातें। अभी तो मैं हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पूरे के पूरे क्लास 9th में आपको कैसे चलना होगा, किस मेंटलिटी के साथ चलना होगा आपको। नोट्स बनाने का जब साइंस पढ़ाऊँगा, जब फिजिक्स पढ़ाऊँगा तो उसके अलग टाइप के होते हैं, जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अलग होते हैं, और जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके अलग होते हैं। मैं उसी टाइम बता दूंगा आपको जब भी हम जैसे भी पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स के नोट्स फॉर्मूला टाइप में बनते हैं, छोटी छोटी नोटबुक होती हैं, भारी नोटबुक नहीं लेंगे हम, छोटी छोटी नोटबुक लेंगे। छोटी नोटबुक लेने का नतीजा ये है, उसके पीछे का कारण ये है, हमारा ब्रेन ना अगर ज़्यादा चीज़ें देखेगा, जैसे कि मेरे हाथ में अगर इतनी मोटी मोटी बुक होती तो आप अभी कोई भी बच्चा डर जाता है इतनी मोटी मोटी बुक पढ़नी है, बट अगर मेरे हाथ में एक पन्ना है तो आपको लग रहा होगा बहुत हल्का है। ब्रेन इंटरप्रेट करने की यही है हमारी, हम इंटरप्रेट उसी हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से हम देखते हैं। तो जब भी हम पढ़ेंगे उसके नोट्स जब आप बनाओगे तो मैं बता दूंगा कितनी छोटी कॉपी, लगभग 50-60 पेज की छोटी सी कॉपी ले लेंगे हम, उसमें हम अपने प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। नोट्स कैसे, जैसे कि फॉर्मूले हो गए, जैसे कि कॉन्सेप्ट हो गए, थ्योरीज हो गई, उसको शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना है। रेगुलर क्लास अटेंड करने का मतलब ये है कि अगर हमारा एक टॉपिक स्टार्ट है और वो लगभग चलेगा हमारे 2-3 दिन तक। फिजिक्स में कई टॉपिक ऐसे हैं जो एक ही इनफ वन को कंप्लीट नहीं होते, 2 या 3 दिन मांगते हैं उस कॉन्सेप्ट को, और अगर आपने बीच का कोई एक दिन छोड़ दिया तो वो लिंक टूट जाएगा। पहले दिन स्टार्ट किया, दूसरे दिन मिस कर दिया, तो तीसरे दिन जब कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा तो वो आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में नहीं आएगा। तो आपको रेगुलरली देना है। जब भी टेस्ट होगा, वीकली या मंथली, आपको टेस्ट बिल्कुल मिस नहीं करना। टेस्ट के बारे में आपको पता ही है, 2-3 दिन पहले या लगभग 3-4-5 दिन पहले बता दिया जाता है कि इस तारीख को टेस्ट होगा आपका। उस टेस्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना। उसमें ये पता चल जाता है कि आप कितने गहरे पानी में हो। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपके साथ जितने भी पढ़ने वाले सबके सब करेंगे। कोई भी स्टूडेंट हो, इंडिया का हो या ऑल ओवर वर्ल्ड का हो, हर स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक तो करेगा ही। मैंने भी की थी जब मैं अपने टाइम पे था, बट हमारे टाइम की कॉमन मिस्टेक अलग थी, आपके टाइम की कॉमन मिस्टेक अलग होगी। हमारे टाइम पे फ़ोन नहीं आया था, स्मार्टफोन। और बट कुछ ऐसी हैं जो हम भी करते थे, लास्ट मिनट स्टडी। बच्चे सोचते हैं कि पूरे सेशन में मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी बीत गया और फिर लास्ट में पढ़ लेंगे पूरा का पूरा। लास्ट मिनट स्टडी बहुत भयंकर होती है, उसमें कितना भी पढ़ लो आप, ज़्यादा मार्क्स आप अटेंड कर ही नहीं पाओगे। फिर डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो नहीं करना आपको, स्किप नहीं करनी कई सारी चीज़ें, जैसे कि आपको रिवीजन स्किप नहीं करना। आप बोलोगे कि आज स्किप कर देता हूँ, वो नहीं करना, आपको करना है रिवीजन। होमवर्क स्किप नहीं करना, क्लास भी स्किप नहीं करनी। क्लास को तो आएगा कि रेगुलर देना है आपको अपना डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना होगा, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ ज़्यादा नहीं करना, सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा नहीं करना। इंस्टाग्राम आईडी वगैरह है आपकी, फेसबुक आईडी वगैरह, तो पबजी ये सब गेम क्या है, पबजी के अलावा कोई दूसरा गेम भी था, फ्री फायर, हाँ वो, ये क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह गेम्स हो वगैरह जो भी हो, इन सब को। बट सबसे ज़्यादातर जो ख़राब है वो है ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब्स की रील्स और शॉर्ट्स। इनके ना अगर आप चलाते भी हो यूट्यूब वगैरह तो उनकी हिस्ट्री ऑफ कर देना, क्योंकि इनका एल्गोरिथम ये होता है कि आपने अगर कोई एक शॉर्ट्स या रील देखी तो वो, और आपको वो पसंद आ गई, आपने उस रील्स में करीबन 30 सेकंड रुक गए रील्स या शॉर्ट्स में, और आपने उसको 1 या 2 बार देख ली रुक करके, मतलब 2 बार रिवाइंड हो गई वो, तो उसका एल्गोरिथम कैच कर लेगा कि आपको इस टाइप की रील या इस टाइप के शॉर्ट्स पसंद हैं, तो वो उसी टाइप की कैटेगरी आपके फीड में डालेगा। नेक्स्ट टाइम आप बैक करोगे पूरा का पूरा एप्लीकेशन को, दोबारा जाओगे तो वो उसी टाइप के 10 में से करीबन 6-7 वो उसी टाइप के रील्स या शॉर्ट्स आपको भेजेगा, और इसमें आपका 1 घंटा 2-3 घंटे पूरे के पूरे बीत जाएंगे एक बारी में ही। यानी कि अगर मॉर्निंग में चला लिया 1-1.5 घंटा, फिर आफ्टरनून में, इवनिंग में, और फिर उसके बाद नाइट में,
तो कितने घंटे जाएंगे टोटल? 4 घंटे से तो ऊपर हो ही जाएंगे। तो सोशल मीडिया इन सबको वगैरह मॉडर्न इंटरनेट सेइंग कि चीप डोपामिन इज मोर डेंजरस देन एनी ड्रग्स। इसका मतलब डोपामिन समझते हो आप क्या होता है? डोपामिन ये है, जैसे कि आपने यूट्यूब के शॉर्ट्स चलाए, उसमें एक कुछ ऐसे शॉर्ट्स आए या इंस्टाग्राम की रील्स चलाई जिससे कि आपको देख के अच्छा लगा, कॉमेडी की हो गई या कुछ और की हो गई, और आप उसको देखते ही जा रहे हो, मतलब अलग अलग टाइप की, तो उससे आपको खुशी होती है। तो जो खुशी होने वाला एलिमेंट है वो हमारे ब्रेन से रिलीज़ होता है। जो ब्रेन से रिलीज़ होता है उसे कहते हैं डोपामिन। जब आप कुछ अच्छा फील करते हो तो जो रिलीज़ होता है, जो ब्रेन हमें बताता है पूरे शरीर को कि हाँ अब अच्छा लगना महसूस हो गया, तो वो है डोपामिन। चीप डोपामिन उसे कहते हैं कि विदाउट किसी एफर्ट के आपका डोपामिन रिलीज़ हो रहा है। मतलब आपने फुटबॉल खेला तो आपको अच्छा लगा, आपने क्रिकेट खेला तो आपको अच्छा लगा, इसमें एक्सरसाइज हो रही है, आपका फिजिकल फिटनेस हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है आपकी, तो डोपामिन रिलीज़ हुआ, तो अच्छी बात है ये। बट आप बिस्तर में लेटे हुए हो और सिर्फ एक इंस्टाग्राम या यूट्यूब की शॉर्ट्स स्क्रॉल करते जा रहे हो और कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, तो ये होता है चीप डोपामिन। और मॉडर्न इंटरनेट सेइंग में यही है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है किसी भी ड्रग्स से, ड्रग्स यानी कि नशा से, सिगरेट, शराब, इससे। अब लास्ट में हम देख लेते हैं आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, यानी कि जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसके अलावा कौन कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेटर हो सके। कुछ बुक ही सजेस्ट करूंगा मैं, और उन्हीं बुक्स को आप लेना। अगर ज़्यादा लेना चाहते हो मैं सभी के नाम बता देता हूँ, बट ज़्यादा एक साथ मत ले लेना। जैसे कि सबसे पहले है मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं हम। आर.डी. शर्मा है, आर.डी. शर्मा ये धनपत राय पब्लिकेशन की है शायद, आर.एस. अग्रवाल बाल भारती पब्लिकेशन की है। ये मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट है, इसके अलावा नहीं। हाँ, बेसिक्स बता देता हूँ मैं आपको। बेसिक्स जो हर किसी को होनी चाहिए, एक तो होती है एनसीईआरटी बुक आपके पास जो मैथमेटिक्स की बुक है, और एक जो आपके पास जनरली नहीं रहती, मार्केट में अवेलेबल होगी या इंटरनेट की पीडीएफ में कर लेना आप डाउनलोड, वो होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। वो भी ले लेना, 9th की भी और 10th, मतलब जो 10th वाला वो 10th की लेगा, जो 9th वाला 9th की लेगा। ये बेसिक्स है। और फिर आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल। साइंस की बात की जाए, साइंस में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एस चंद या एस चांद, जैसे भी प्रोनाउंस करो आप, उसकी बुक आती हैं। लेटेस्ट वाली ले लेना और ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके अलावा और भी पब्लिकेशंस हैं, जैसे प्रदीप पब्लिकेशंस हैं, ये भी ले सकते हो आप। इनके अलावा अगर आप और कुछ लेना चाहो, जैसे जिसके पास क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स वगैरह होते हैं, तो वो भी पब्लिकेशन के नाम में ले लेता हूँ यहाँ पे, जो आप इन फ्यूचर लेना चाहो तो ठीक, ना लेना चाहो तो भी ठीक। एजुकार्ट हो गया, ओसवाल हो गया, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की निकालते हैं, मैथमेटिक्स की निकालते हैं, सोशल साइंस की निकालते हैं, साइंस फिजिक्स की निकालते, साइंस की निकालते हैं पूरी की पूरी अलग। दिशा पब्लिकेशन है, रचना सागर है, रचना सागर की टुगेदर विथ बुक आती हैं। इन बुक्स को आप कंसिडर कर सकते हो क्लास 9th की स्टडी के लिए। बाकी हम जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो भी इनफ होंगे अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ो तो, क्योंकि हम भी इन्हीं बुक्स को रेफरेंस लेकर के पढ़ाते हैं। देखो, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी। सक्सेस तो बहुत छोटा है, इवन आपको ना एक्सेलेंसी मिलेगी एग्ज़ाम में भी और जीवन में भी। आपका एक कंसिस्टेंसी जब डेवलप हो जाएगी, एक रूटीन बन जाएगा, एक अच्छी लाइफस्टाइल बन जाएगी, तो ऑटोमेटिकली डे बाय डे आपको जब बड़े होते जाओगे तो ये सभी चीज़, जितने भी आपके गुड हैबिट्स हैं, ये लास्ट में जाके आपको एक ना एक टाइम आने पर क्यूमुलेटिव एक साथ हाई रिटर्न देगी। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वो कैसे में चलता है, वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह नहीं चलता, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह चलता है। मतलब कैसे
1 साल का प्रिंसिपल अगले साल अमाउंट के साथ जुड़ करके अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक, पता होगा सीआई के बारे में। इनके अलावा कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई अभी, जैसे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपके PYQs और ट्रेंड क्या है आजकल, सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी क्या है, इंटरनल असेसमेंट कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, सब्जेक्ट के कोड क्या हैं आपके, कि आपका जो कंटेंट आएगा एग्ज़ाम में वो दिल्ली से आता है या आउटसाइड दिल्ली से आता है, और इन दोनों का मतलब क्या क्या है। तो ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं की, क्योंकि फिर एक साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोड वाली, काफ़ी बर्डन वाली हो सकती है। मुझे लगता है शायद यही इन्फॉर्मेशन काफ़ी बर्डन वाली हो जाएगी। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हो रही है, फिर उसके बाद आप फ्री हो। देखो, इनके अलावा कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको मानने पड़ेंगे। ये तो ठीक है जनरल टॉक्स में, जनरल सेइंग में, बट कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो मैंने अलग से लिखे हुए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो क्लास 9th का हो, चाहे वो 8th का हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 12th का हो। ये सभी के लिए, सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाए हैं। हर एक स्टूडेंट को ना 4 से 6 घंटे तक इफ़ेक्टिवली स्टडी करनी चाहिए, हर दिन करनी चाहिए यार। 4 से 6 घंटे इफ़ेक्टिवली स्टडी। कहते ना कि वो प्रीत करो तो ऐसी करो जैसी करे कपास, जीते जी या तन ढके, मरे ना छोड़े साथ। प्रीत करो तो ऐसी करो जैसी करे कपास, जीते जी या तन ढके, मरे ना छोड़े साथ। मतलब कार्य ऐसा करो कि जो आपके जाने के बाद भी आपके कार्य की तारीफ हो, है ना। अब कार्य की तारीफ कैसे, मतलब मान लीजिए आपने अपने स्कूल में टॉप कर दिया क्लास 10th या 9th में, क्या कोई ऐसा बोर्ड है जहाँ पे टॉपर के नाम लिखे जाते हैं? वो आपका कार्य है। क्या आने वाले 10-20 सालों में भी वो नाम कोई मिटा देगा आपका? कोई नहीं मिटाएगा। जो भी पढ़ के जाएगा, जैसे आपका नाम जो भी XYZ, तो वो पढ़ेगा जरूर। और आज से अगर बाई चांस 10 साल बाद आपको कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप अपनी स्कूल में विज़िट करने चले गए, तो उस बोर्ड में अपना नाम देख कर कितने खुश हो गए आप कि इतनी छोटी उम्र में आपने इतनी अच्छी मेहनत की कि आपका नाम उस बोर्ड में लिखा गया। रिवीज़न आपको डेली का भी करना है और हफ्ते का भी करना है। जैसे संडे आपको पड़ता है, तो हफ्ते का रिवीज़न का मतलब ये है कि आपको एक वीक के 6 दिन में जितना पढ़ाया गया है उसको एक बार अच्छी तरीके से देखो कि हाँ मैंने किया क्या है, हमने पढ़ा क्या है, हर एक सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में, साइंस में। क्योंकि हफ्ते की जो पढ़ाई होगी वो इतना बर्डन नहीं होगा उसका। वीक सब्जेक्ट और वीक कॉन्सेप्ट या टॉपिक जो भी है उसको स्टार्टिंग से ही एक्स्ट्रा फोकस लेके चलना है। देखो, वीक कुछ नहीं होता, वीक होती है मेंटलिटी। अगर आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ते जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। आप किसी यहाँ के किसी भी गंवार इंसान को, जिसको हिंदी भी ठीक से बोलने नहीं आती और इंग्लिश तो उसने कभी सुनी नहीं, उसको अमेरिका जाके छोड़ दो, 1 साल बाद उसको दोबारा लाओ, प्रॉपर इंग्लिश बोलेगा, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट ही ऐसा मिल चुका है। तो वीक उसकी इंग्लिश नहीं है, वीक उसकी मेंटेलिटी और एनवायरनमेंट है। और गोल्डन रूल में सबसे आखिरी का पॉइंट जो मैंने डाला है वो खुद मैंने भी रियलाइज़ किया है, और मैं जितने पिछले सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ उसको उस अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। जो भी आपको पढ़ाएगा उस पर ट्रस्ट करना, यानी कि ट्रस्ट योर टीचर। हमारे भारतीय परंपरा में तो टीचर्स पे कई बातें बोली गई हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महादेव शिव हैं, गुरु ही परम ब्रह्म हैं, ब्रह्मा हैं, और ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। तो ये श्लोक तो वैदिक काल में लिखा गया था, जब भी लिखा, मतलब बहुत पहले का श्लोक है। अगर हम आज की बात करें तो कबीरदास जी ने भी लिखा है, जो मैं अक्सर बोलता हूँ बच्चों को, मुझे खुद अच्छा भी लगता है। मैं अपने टीचर्स पे भी
इसी तरीके से लेके चलता हूँ। कबीरदास जी के दोहे में ये लिखा है, सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरुगुण लिखा ना जाए। इसका मतलब ये है, अगर सभी धरती कागज बन जाए और सभी पेड़ पौधे कलम बन जाएं और सातों समुद्र स्याही बन जाए, इंक बन जाए, तो भी हम गुरु के गुणों को नहीं लिख सकते। गुरु इतने गुणवान होते हैं। देखो, क्लास 9 ना फर्स्ट स्टेप है आपके व्यक्तित्व को बनाने की। क्लास 9 से मतलब है आपकी एज फैक्टर को देखते हुए, आपके एज होगी 14-15 साल, लगभग 14 साल है, और फिर क्लास 10th में जाओगे तो 15 साल। तो ये एज भी कई क्रिटिकल पॉइंट होता है ये एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। इस एज में जो संभल गया वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करते जाता है, और इस एज में जो बिखर गया वो उसका डाउनफॉल होते जाता है। तो इसीलिए आपकी जर्नी की ये फर्स्ट स्टेप्स है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। अभी तक जो आपने किया वो इतना मायने नहीं रखेगा, अब जो आप करोगे उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। मेक श्योर कि आप अच्छा ही करो और हर दिन करो, ऐसे नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, हर दिन करोगे तो ही होगा। ठीक, आपका कुछ डाउट इससे रिलेटेड? नहीं? चलो फिर इस सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे, और ऑल द बेस्ट आपकी इस जर्नी के लिए।